हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 6, 7, 8 के ज्योग्राफी NCERT की। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ज्योग्राफी या NCERT पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें मैं कॉन्सेप्ट भी लेके चलूँगी और साथ में फैक्ट्स भी आपको याद करने होंगे, क्योंकि फैक्ट्स भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि मेरा चैनल सीटेट से रिलेटेड है, तो मैंने ये सीटेट पेपर 2 जो कि SST जिनका है उनके लिए बनाया है। ये बहुत यूज़फुल वीडियो है। सिर्फ सीटेट ही नहीं, कई सारे जो टेट्स होते हैं, स्टेट टेट्स होते हैं, उनके लिए ये इक्वली यूज़फुल है। मैंने बोला हुआ है आपसे NCERT आप पढ़ लेंगे अगर SST में। मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, मैं जानती हूँ इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ ऐसे थोड़े से फैक्ट ऐसे याद कर लूँगा और आपको 1 2 3 4 करके ऑप्शन मिलेंगे और आपको कोई एक ऑप्शन सही करना होगा और आप सही कर देंगे और आपका सही हो जाएगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है। क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन जो दिए होंगे उनमें पूछा जाएगा, बताइए कि पहला दूसरा सही है या दूसरा तीसरा सही है या तीसरा चौथा सही है, चौथा पहला सही है या चारों सही है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए होते हैं, मतलब आपको वो चारों ही पता होने चाहिए, तब आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। इससे हमें एक बात पता चलती है कि हमें कॉन्सेप्ट पे जाना है ना। तो ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मैंने खुद इसके नोट्स बनाए हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। देखिए, आप NCERT उठाएंगे तो ये क्लास 6 के NCERT का सिलेबस है, ये 7th की और ये 8th की। मैं जब नोट्स बना रही थी तो मैंने ये सोचा कि मैं क्या अलग अलग बनाऊं या फिर एक साथ ही बना दूं। तो मैंने ये देखा कि जैसे 6 में जैसे कुछ चैप्टर है, सौरमंडल में पृथ्वी हो गया यहाँ पर, और देखिए 7th में आप देख रहे हैं हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी बदलती पृथ्वी, मतलब सौर मंडल और पृथ्वी की ही बात की गई है दोनों ही क्लास में। तो क्यों हम इसे पहले 6 में पढ़ें, उसके बाद मैं 7th का बनाऊँ, फिर उसी चीज़ को बार बार रिपीट करें, है ना। ऐसा नहीं। तो मैंने क्या किया है कि जो भी एक टॉपिक ले लिया है, फिर उसके फैक्ट जितने भी आपके 7th में या 8th वाली NCERT में दिए हुए हैं उसको उसी में मैंने कवर किया हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप सीटेट पेपर 2 अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है पेपर 1 में तो बहुत लोगों के क्या मतलब बहुत कम लोगों के, पर हाँ 130 तक मार्क्स आ जाते हैं, 130 तक 135 तक भी आ जाते हैं। बट पेपर 2 क्वालिफाई करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर 2 जो है आपका, अगर आपके SST अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो आपको वहीं पर ले डूबता है। तो अगर आप अपना ये हश्र नहीं होने देना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो देखिए, हमारा पहला है सौरमंडल में पृथ्वी। आपको चीज़ें याद करते हुए भी चलनी है। ठीक है, आपको पता होगा सौरमंडल क्या है। तो सौरमंडल जैसा आप जानते हैं कि सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है, और ये इसमें कितने ग्रह होते हैं याद करना है आपको, 8 ग्रह होते हैं। सौरमंडल से संबंधित ग्रहों व उपग्रहों को परिभाषित करने और मान्यता देने के लिए कौन सा संघ है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ है। क्योंकि बहुत लोगों में इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करनी। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ जो है वही ग्रहों व उपग्रहों को क्या करता है? परिभाषित करता है। आगे हम लोग देखेंगे ग्रह क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित पथ पर गति करते हैं, परिक्रमा करते हैं ना, वो क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। अब देखिए, ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं, और प्लैनेट शब्द प्लैनेटाई से आया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है ना। आपको पता होगा कि ग्रहों की स्वयं के प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आपको ध्यान रख के चलने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारा उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? देखिए, सौरमंडल में 100 से अधिक उपग्रह हैं। उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर, है ना, ग्रहों के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा हमेशा से। कौन कौन से? प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह।
प्राकृतिक उपग्रह कौन होता है भाई? जैसे चंद्रमा है हमारा, जो प्राकृतिक है, प्रकृति ने बनाया हुआ है उसे, और कृत्रिम जिसे मानव ने बनाया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे तारा क्या है। तारा जो है वो आकार में बड़े और गर्म गैसों से बने होते हैं। तारों के पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है जिसे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जैसा कि हमारे सौर मंडल में जो तारा है वो क्या है? सूर्य है, और जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो ग्रह होते हैं, और जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो कौन होते हैं? उपग्रह होते हैं, है ना। तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ के चलनी है। ये बहुत इजी है, ये वाला आगे का आप जो चैप्टर है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहा हूँ, बट धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी टफ होंगी। चलिए अब देखते हैं। जैसे सूर्य हमारा तारा है हमारे सौरमंडल का, तो सूर्य की सतह पर जो चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं वही मैंने ली हुई हैं। सूर्य की सतह पर हीलियम व हाइड्रोजन दो प्रमुख गैसें होती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सूर्य की सतह पर कौन सी दो गैसें मुख्यतः होती हैं? हीलियम व हाइड्रोजन। आपको याद करके चलना है, ठीक है। इस वीडियो की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको वीडियो लेकिन PDF का क्या है ना, PDF पड़ी ही रहती है, लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। अधिक सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और सूर्य के नज़दीकी जो प्रमुख तारे हैं इनका नाम भी आपको याद रखना है। कौन सी है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नक्षत्र मंडल क्या होता है? विभिन्न तारों के समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर, जैसे सप्तऋषि तारा मंडल आपने देखा होगा, है ना, तो यही होता है। आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वो चाहे टेट हो और या फिर CTET हो, कि ध्रुव तारा या इसको उत्तरी तारा भी कहते हैं, पर आपसे पूछेगा ध्रुव तारा किस दिशा को इंडिकेट करता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। सौर मंडल के सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन बनने को आपको CTET है, मैं जानती हूँ कि इसमें कैसे कुछ भी जिससे सोच लो कि इससे नहीं आएगा उससे ही पूछ लेता है, तो ये बहुत इजी चीज़ है, पर आपको ध्यान में रख के चलनी है ना। अब देखिए क्षुद्र ग्रह क्या है। देखिए क्षुद्र ग्रह कुछ ऐसे दिखते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बहुत सारे होते हैं छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखते हैं उल्का पिंड या उल्का क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग आकाश गंगा क्या होती है। आकाश गंगा लाखों तारों का समूह है ना, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कितने सारे तारे हैं, तो लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है। ठीक है, लाखों आकाश गंगा लगभग 10 मिलियन से मिलकर ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अब आप समझ सकते हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना। अब देखिए खगोलीय पिंड एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं? खगो दे देगा कि बताइए वराहमिहिर कौन थे, आपको 4 ऑप्शन दे दिया, या फिर ऐसे दे सकता है कि निम्न में से कौन से प्राचीन काल में प्राचीन भारत के क्या थे? प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आपको दे देगा, कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको कंफ्यूजन वहीं क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ध्यान रख के चलना है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर क्या थे? खगोल शास्त्री थे। आगे हम लोग बात करते हैं और भी जो ग्रह हैं, जैसे 2006 में प्लूटो और 2003 UB313 सिरस को भी मतलब बौने ग्रह की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। मतलब इनको ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया।
अब देखिए इसका भी एक रीज़न है, वैसे आपको कोई दिया हुआ नहीं, मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, मैं बता दे रही हूँ कि इसमें क्या है कि मतलब ये जो है वो दूसरों कक्षाओं का क्या अतिक्रमण कर देते थे और साइज़ में भी बहुत छोटे थे, इस वजह से इन्हें ऐसा किया गया। अब देखिए आंतरिक ग्रह क्या है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह क्या होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसा कि देखिए आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, आपको सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह दिखाई दे रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, दिखाई दिए आपको। अब देखिए जो ग्रह सूर्य से नज़दीक हैं उनको हम लोग आंतरिक ग्रह, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये चारों हमारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं, है ना। अब देखिए सूर्य से ग्रहों की दूरी किस में मापी जाती है, प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग ग्रहों के बारे में बात कर लेंगे। बुध ग्रह पहला हमारा, जैसा कि आप जानते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। देखिए मोस्टली सारे ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब ऐसे परिक्रमा करते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज। और जो शुक्र ग्रह है हमारा, अभी हम शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हमारा क्लॉकवाइज मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर की परिक्रमा करता है। एक तो हमारा शुक्र ग्रह होता है और दूसरा यूरेनस होता है। अगर आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में। ये जैसे दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह है, ये आप जानते हैं। शुक्र ग्रह जो है इसको भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, चमकीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। और एक और बात कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सूर्य के पास है तो बुध होना चाहिए, नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत ज़्यादा बादल पाए जाते हैं शुक्र ग्रह में। इस वजह से जो शुक्र ग्रह है ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, सबसे गर्म है। आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी। अब जो हमारा सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है ना, इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जल की मात्रा है। ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर। एकमात्र उपग्रह है इसका चंद्रमा। अब देखिए चंद्रमा का व्यास क्या है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। व्यास तो आप जानते होंगे ना, जैसे ये है हमारा, ये अब आप जानते हैं ये वृत्त होता है कोई भी, तो उसका जो व्यास होता है वो क्या होता है, जो भी त्रिज्या या जो भी जीवा जो है हमारी केंद्र से होके जाती है उसको ही व्यास कहते हैं ना। जैसे अगर हम लोग, व्यास क्या होता है, 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, ये आप जानते हैं ना व्यास। तो जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का क्या है, 1/4 है ना। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर पृथ्वी का व्यास है 4 तो चंद्रमा का क्या होगा, 1। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि ये कभी कभी रिलेशन हो सकता है, पूछ ले। अब देखिए पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 में गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन, ये बहुत इजी है पर बने हुए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मंगल ग्रह या मार्स। अब देखिए मंगल ग्रह क्या है, लाल ग्रह भी इसको बोलते हैं। क्योंकि लाल ग्रह क्यों होता है, इसमें लौह अयस्क होता है इस ग्रह में, इसकी मात्रा है, तो इसी वजह से ये ग्रह क्या है, लाल ग्रह कहलाता है। अब देखिए इसके 2 उपग्रह हैं, आपको याद रखना है, डीमोस और फोबोस, या फोबोस और डीमोस आप याद कर सकते हैं। सूर्य की परिक्रमा ये पश्चिम से पूर्व, मैंने बताया सारे ग्रह आपको जो पश्चिम से पूर्व की तरफ कर रहे हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, जो पूर्व से पश्चिम, क्योंकि ऐसे सिर्फ 2 ही ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ कर रहे हैं परिक्रमा, और वो कौन से हैं मैंने आपको बताया है, शुक्र और यूरेनस, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब देखते हैं बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह है। पहली बात तो दूरी के आधार पर 5वां ग्रह है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला, और सबसे बड़ा इसका उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। मतलब गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह है। ये भी परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन बना हुआ है, मैं भी बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है ये छल्लों पे। आगे हम लोग देखेंगे शनि ग्रह। ये सौर मंडल में सूर्य से छठा ग्रह है। सौर मंडल के बाद दूसरा सबसे अधिक संख्या में उपग्रह वाला ग्रह है। सबसे बड़ा इसका उपग्रह कौन सा है? टाइटन। आपको याद रख के चलना है बृहस्पति का कौन सा था सबसे बड़ा? गैनीमेड, और शनि ग्रह का टाइटन। आगे हम लोग देखेंगे ये भी परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर ही करेगा, और ये भी एक छल्लेदार ग्रह है। जैसे हमने देखा बृहस्पति भी छल्लेदार ग्रह है, मतलब इस ग्रह के साथ चारों ऐसा लगता है जैसे छल्ले हैं, है ना। और वैसे ही शनि ग्रह में भी हैं। आगे हम लोग देखते हैं अरुण या यूरेनस, है ना, इसको क्या बोलते हैं? यूरेनस। और वरुण ग्रह हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में नेपच्यून। देखिए अरुण ग्रह या यूरेनस जो है ये सौरमंडल का 7वां ग्रह है, जैसे कि अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें, और इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपसे ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अरुण ग्रह या यूरेनस को। और परिक्रमा ये पूर्व से पश्चिम की ओर। मैंने बताया था आपको कि आपको याद रखना है शुक्र और यूरेनस या अरुण ग्रह, ये दोनों क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा कर रहे हैं, जबकि बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। और ये अब इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? एरियल है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं वरुण ग्रह या नेपच्यून। ये सौर मंडल में सबसे दूरी वाला ग्रह है, और ये सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका जो क्रम है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। क्योंकि ग्रह अगर आपको लाइन से नहीं ध्यान है तब तो ये बहुत ही मतलब शर्म वाली बात है, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो हम लोग जानेंगे कि ग्लोब के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपने देखा होगा आपके स्कूल कॉलेज कहीं पर भी ग्लोब, तो ऐसा होता है ग्लोब, है ना। ये पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप या मॉडल या प्रतिरूप है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब देखिए ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, है ना, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। तो स्थिर नहीं होते इसका क्या मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप इसको हिला नहीं सकते। आपने कभी देखा होगा ये मूव करते हैं, आप ऐसे थोड़ा करेंगे तो ये आगे से पीछे की तरफ जाएगा, है ना। तो ये स्थिर नहीं होते हैं। ग्लोब के मध्य में उत्तर दक्षिण के संदर्भ में एक काल्पनिक रेखा है जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है, और पश्चिम में डिवाइड करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। इसकी सबकी बात हम लोग अभी अक्षांश और रेखाओं में करेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं अक्षांश रेखाएं क्या हैं। और जैसे कि अगर आपने पढ़ा तो बहुत बार होगा अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, बट मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि क्या होती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, आप जानते हैं, ठीक है, पृथ्वी। तो अब पृथ्वी में हमें यहाँ से वहाँ मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो हमें कहीं पर जाना है ना। तो हम कैसे किसी जगह का बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं? तो इसके ही लिए जो है ये काल्पनिक रेखाएं बनाई गई, इनकी कल्पना की गई, है ना। जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, मतलब क्षैतिज का मतलब होता है हमेशा पड़ी हुई, ठीक है। ऐसे जैसे कि आप देख रहे होंगे ये ऐसे पड़ी हुई है ना, ऐसे खड़ी खड़ी नहीं है, कैसी है? ऐसे पड़ी हुई, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये पड़ी हुई रेखाओं को अगर हम सही से देखें तो ये रेखाएं नहीं होती हैं, ये वृत्त होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि पृथ्वी गोल है, आप कभी बॉल लीजिए और उसमें ऐसे करके कभी भी धागा बांधेंगे तो वो एक वृत्त ही होगा, बट हम लोग अक्षांश रेखाएं बोल देते हैं, क्योंकि अगर हम एक साइड से देखें तो वो रेखाएं ही दिखती हैं, बट वो रियल में वृत्त होते हैं। तो क्या होता है, ये काल्पनिक होते हैं, है ना। हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए कि हमें मान लीजिए यहाँ पर हम रहते हैं और हमें इस साइड जाना है,
है तो हम पता कर लेंगे कि हाँ ये कितने अक्षांश में है, ये इतने अक्षांश में है और इतने देशांतर में है, तो हम उस वहाँ पर आसानी से पहुँच पाएंगे। तो सिर्फ आसानी के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई, अक्षांश और देशांतर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अक्षांश मैंने बताया ये क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं हैं, क्षैतिज होती हैं, है ना, और वास्तव में ये रेखाएं ना होकर वृत्त होती हैं, है ना। अब ये आपको ध्यान रखना है, क्षैतिज होती है जैसे लिखा काल्पनिक, और ये तापमान व जलवायु के निर्धारण के लिए ये ज़्यादा यूजफुल है। जो हमारी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो है वो समय के निर्धारण के लिए। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आएंगी, बस आप मेरी बातें सुनते जाइए। अब देखिए कुल अक्षांश रेखाएं 181। ठीक है, ये कैसे हैं, देखिए जैसे मान ये पृथ्वी है हमारी और ये बीच में, ये जो हमने इसको बीच से 2 भागों में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल जो बीच वाली रेखा है इसको ही हम लोग 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश को ही हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और इसका जो ऊपर का भाग है इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं, और ये जो नीचे का भाग है इसको दक्षिणी गोलार्ध बोल देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर इसका कोई ना कोई ये ऐसे ही केंद्र तो होगा ना, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से मैंने एक कोण, यहाँ पर कोई बिंदु लिया, कोण बनाया और यहाँ पर आ गया 1 डिग्री। ठीक है, तो वहीं से हम एक रेखा खींच देंगे, तो इस रेखा को हम लोग 1 डिग्री अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यहीं अगर हम लोग नीचे ऐसे ही यहाँ पर ऐसे ही 1 डिग्री का कोण बन रहा है और हमने यहाँ से एक रेखा ड्रॉ कर दी, तो ये क्या होगा 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब चूंकि यहाँ पर अब देखिए 1-1 डिग्री पे पूरा ये बनाई हुई हैं लाइनें, है ना, ये जो अक्षांश रेखा है पूरी 1-1 डिग्री पे बनी हुई हैं। तो जब 1-1 डिग्री पे बनी होंगी तो देखिए यहाँ तक अगर हम ऊपर तक सीधे जाएं, जहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो गया इसको छोड़ते हैं, यहाँ बनाते हैं, है ना, मैंने बताया 1-1 डिग्री पे बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ तक सीधे जाएंगे तो यहाँ आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल होता है, तो मतलब यहाँ पर 90 रेखाएं आपकी पूरी बन जाएंगी और 90 आपकी नीचे बन जाएंगी। जो लास्ट वाली होती है वो वास्तव में रेखा ना होकर बिंदु हो जाती है, जिसको हम लोग ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, आप जानते हैं, है ना। तो अब देखिए ऊपर 90 हो गए और नीचे 90 हो गए, और +1 आपकी कौन सी हो गई, जो आपने 0 डिग्री अक्षांश माना था, तो कितनी हो गई 181 हो गई, है ना। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये हो गया हमारा, तो आपको ये तो पता चल गया 181 डिग्री क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। हमने बताया कि ये रेखाएं ना होकर वास्तव में ये वृत्त होते हैं, है ना। तो अब देखिए, अब एक और बात कि आप इसमें जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, आप देखिए तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी। तो इसीलिए ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं, समांतर। अब आप एक बॉल लीजिएगा कभी और आप ऐसे ही धागे बांधिएगा, तो आप देखेंगे कि आपको बीच वाले में ज़्यादा धागे की ज़रूरत होती है और फिर धागा कम पड़ता जाता है ना, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, और बिल्कुल यहाँ पर आके बिंदु की तरीके हो जाता है। तो इस तरीके से ये, तो मतलब हम इतना जानते हैं कि अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ें तो क्या होगा, ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो जो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है और फिर उसके बाद कम होती जाती है। तो लेकिन इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111, लगभग 111 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए भूमध्य की कुल लंबाई कितनी, 40,000 किलोमीटर। चाहे तो आप याद कर सकते हैं, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, आप ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी जो भी मैंने आपको बताया है। चलिए इसी के साथ अब देखते हैं हम लोग आगे जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। जैसा कि मैंने बताया, देखिए पृथ्वी आपको दिख रही है, ये बीच में आपकी कौन सी है, आपका विषुवत वृत्त है, और ये 23.5 डिग्री। मैंने बताया कि अगर मैं यहाँ से ऐसे एंगल नापूँ यहाँ पर तो ये 23.5 डिग्री होगा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है हमारा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे हम लोग,
उसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी को अंटार्कटिक वृत्त। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री होता है जाके उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, और इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री, है ना। आगे हम लोग देखेंगे कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है ना। कर्क एवं मकर रेखा के बीच, मतलब अगर आप कर्क रेखा ये वाला पार्ट, कर्क एवं मकर रेखा के बीच मतलब ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो इसमें सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के क्या होता है, ठीक ऊपर रहता है। अगर मैं सीधी सिंपल भाषा में बात करूं, जैसे आपका ये पृथ्वी है, ये आपकी विषुवत रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा, तो ये जो पार्ट होता है यहाँ बहुत गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर क्या होता है, जो वर्ष में एक बार क्या होता है, सिर के ऊपर आता है, तो इतने पार्ट में ज़्यादा आता है, बिल्कुल सीधी उसकी किरणें पड़ती हैं। तो ये पार्ट हमारा उष्ण कटिबंधी कहलाता है, ठीक है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। अब देखिए ये जो 66.5 डिग्री वाला हमारा सिस्टम है, कौन सा है, 66.5 डिग्री ऊपर जो हो गया आर्कटिक वृत्त, और ये नीचे वाला अंटार्कटिक वृत्त। तो ये जो एरिया है, जैसे ये एरिया में बात करूँ, और ये वाला ये एरिया और ये, इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं हम लोग, शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी, है ना। लेकिन अगर हम लोग इधर बढ़े कहाँ पर, ध्रुवों की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है, सर्दी होती है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में क्या होगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में गर्मी मतलब उष्ण कटिबंध, और फिर अगर हम लोग उत्तरी ध्रुव ऊपर उत्तरी गोलार्ध में बात करें, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त, तो ये शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। और जो ध्रुवों के पास का एरिया होता है वो शीत कटिबंध कहलाता है, और ये बहुत ज़्यादा सर्दी वाला एरिया होता है। तो आपको आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ये आपको बहुत बेसिक चीज़ें हैं और आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए हम लोग ने अक्षांश के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम लोग देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो देशांतर क्या है, देशांतर रेखाएं, तो मैंने बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं वो कैसी होती हैं, क्षैतिज होती हैं, ठीक है। और जो देशांतर रेखाएं वो ऊर्ध्वाधर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऊर्ध्वाधर होती हैं, है ना। अब देखिए उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये क्या होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को देखिए मिला रही, वो ध्रुव को नहीं मिला रही थी जो हमारी अक्षांश रेखाएं थी, पर ये ध्रुव को मिला रही हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना, ऊर्ध्वाधर होती हैं। अब देखिए लिखा है कुल 360 डिग्री देशांतर होते हैं। अब ये कुल 360 कैसे होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, तो आप जानते हैं कोई भी वृत्त मतलब क्या होता है 360 डिग्री का कोई भी। आप देखिए यहाँ पर जैसे ये है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब आपने पृथ्वी में ऐसे लाइन का खींचनी स्टार्ट कर दी, कितने में, 1 डिग्री के अंतर पे, कितने, 1 डिग्री के अंतर पे आप क्या करेंगे, लाइनों को खींचेंगे। अब 1 डिग्री के अंतर पे खींचेंगे तो साफ सीधी बात, कोई भी गोल चीज़ कितने 360 डिग्री की होती है, तो 360 रेखाएं हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब इसमें एक बात जो ध्यान रखने वाली है, जैसे लिखा हुआ 0 डिग्री देशांतर, जो लंदन के ग्रीनविच, आपने बचपन से सुना होगा ग्रीनविच से होकर जाती है। तो देखिए ये ऐसे ही मान लिया गया, क्योंकि भाई सभी देशांतर रेखाएं 360 थी, तो किसी एक को मानक रेखा मान लिया गया। तो मान लीजिए जैसे इस वाली रेखा को मानक रेखा मान लिया, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। वैसे यहाँ पर 0 डिग्री ये जैसे दिखाया गया, ये चलिए इसी को मान लेते हैं। जैसे ये 0 डिग्री है, अब ये जा कहाँ से रही है, लंदन के ग्रीनविच से होकर जा रही है, और इसको ही मानक रेखा मान लिया गया है, ठीक है। अब जो इसके पूर्व में जो भी जगह होंगी, अब जैसे ये 30 डिग्री पूर्व देखिए लिखा, तो जो पूर्व में जितनी भी डिग्री होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इतने डिग्री पूर्व देशांतर, और इतने डिग्री पूर्व देशांतर। और जो भी इस रेखा के पश्चिम में होगा उसको हम लोग जैसे 30 डिग्री पश्चिम
60 डिग्री पश्चिम, 90 डिग्री पश्चिम, है ना। तो इस रेखा से हम लोग पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में बांटते हैं, ठीक है, पृथ्वी को। ये सब काल्पनिक है, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ हमारी सुविधा के लिए सब बनाया गया है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब एक और बात ध्यान रखने योग्य है। अब देखिए, जैसा कि हमारी जो अक्षांश रेखाएं थी वो क्या थी, बराबर दूरी थी, वो समांतर थी आपस में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जैसे आपने खरबूजा देखा होगा, है ना। अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो विषुवत वृत्त है हमारा, उसके पास में तो इनकी दूरी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों के पास जाओ तो इनमें आपस की दूरी कम होती जाती है। ध्रुवों में जाके सब आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं इस तरीके से, है ना। तो दूरी एक कम होती जाती है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, है ना। और उसमें क्या था अक्षांश रेखाओं में कि वो समांतर थी, उनकी दूरी हमेशा बराबर थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब देखिए, ये तो हो गया हमारी बात किसकी, ग्रीनविच रेखा की, जो उसको हम लोग ने 0 डिग्री देशांतर मान लिया। और इसके पूर्व में जितनी चीज़ें थी हमने उसको पूर्व में मान लिया, पूर्व में इतने डिग्री, पूर्व में इतने डिग्री, और पश्चिम में जो देशांतर रेखाएं थी उसमें पश्चिमी देशांतर रेखाएं मान लिया हम लोगों ने। अब देखिए, जो इसके जस्ट पीछे वाली रेखा होगी, मतलब जहाँ तक हम लोग 180 डिग्री पर जब जाएंगे कि जैसे हम लोगों ने करा 30 डिग्री पूर्वी, 60 डिग्री पूर्वी, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, और जैसे ही हम लोग 180 डिग्री पूर्वी पे आते हैं और इसी तरीके से पश्चिम में होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में आते हैं, तो वो दो रेखाएं अलग अलग ना होकर सिर्फ एक रेखा होती है। क्या होती है, सिर्फ एक रेखा होती है, ठीक है। जैसे लिखा है 0 डिग्री देशांतर के पूर्व पश्चिम की तरफ जाने पर 180 डिग्री देशांतर एक ही रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप ये बात भी जानते होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ऐसा बहुत अच्छे से मेंशन एनसीईआरटी में किया हुआ है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि जो पृथ्वी है वो क्या है, आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो मतलब जो सूर्य की तरफ जो जल्दी जहाँ पर टाइम होगा वहाँ कहाँ होगा, पूर्व में होगा, है ना। पूर्व में जल्दी सूर्योदय होगा, क्योंकि भाई पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, आपको पता है। तो पूर्व में क्या होगा, जल्दी सूर्योदय होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है पश्चिम की अपेक्षा, है ना। तो ये जो ये पूर्व में होंगे यहाँ पर जल्दी सूर्योदय होगा, और पश्चिम की अपेक्षा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, है ना। अब देखिए, मैंने बताया कि ये क्या है, इसमें मैं आपको अच्छे समझाती हूँ। यहाँ पर ये जैसे हमारी पृथ्वी है, एक मिनट, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया कि 360 क्या होती है, देशांतर रेखा। इसको मैंने मान लिया 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री। ये ऐसे करके कुछ देशांतर रेखाएं बनी होती हैं, सब पूर्व वाली है और ये पश्चिम वाली है, ठीक है। अब देखिए, 24 घंटे होते हैं दिन में, आपको पता है 24 घंटे होते हैं, और देशांतर रेखाएं हमारी कितनी है, 60 है ना। पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में क्या करती है, एक परिक्रमा करती है सूर्य की, है ना। सूर्य की परिक्रमा नहीं करती, मतलब अपने अक्ष पे घूमती है ना। जो पृथ्वी है वो क्या करती है, 24 घंटे में अपने अक्ष में परिभ्रमण करती है, मतलब अपने कक्ष के चारों ओर घूमती है ना। अपना पूरा घूमती है, कितना, 24 घंटे में। तो 24 घंटे बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री घूमती 24 घंटे में। तो 1 घंटे में 15 डिग्री लगभग घूमती है। कितनी घूमती है, 15 डिग्री। तो 1 घंटे को हमने 60 मिनट में अगर हम डिवाइड करें तो क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि 60 मिनट में डिवाइड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री लगभग कितने, 4 मिनट में घूमती। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी जो है वो 1 डिग्री देशांतर, मतलब एक देशांतर को लगभग 4 मिनट में पार करती। मतलब अगर हम पृथ्वी में मान लीजिए यहाँ पर है, ये 1 डिग्री है, क्या है ये, 1 डिग्री पश्चिम देशांतर है। और 1 डिग्री से जैसे ही हम लोग किस में आएंगे, 1 डिग्री से जैसे ही हम लोग 2 डिग्री पश्चिम में आएंगे, मान लीजिए 2 डिग्री है, तो
तो हमारे टाइम में 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। अब ये पश्चिम में है तो यहाँ 4 मिनट माइनस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1:15 था तो यहाँ 1 क्या होगा 11 मिनट होगा, है ना। और अगर हम 1 डिग्री और जाएंगे तो 1 कितना हो जाएगा 7 मिनट, मतलब माइनस होता जाएगा इस साइड, और इस साइड टाइम हमारा प्लस होता जाएगा क्योंकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। आपको एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है और जो हमारा जो टाइम है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि नैनी इलाहाबाद से होकर जाता है। और भारत का जो मानक समय है वो विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो देशांतर है वो प्रत्येक देशांतर के मध्य कितने का अंतर होता है 4 मिनट का अंतर होता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम आप लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पृथ्वी की गतियाँ। अब पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया गया कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक जो लट्टू की तरह घूमना, जैसे लट्टू अपने ही अक्ष पर घूमता है ना, उसको घूर्णन अथवा परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, जैसे दिन रात होना, है ना। दिन रात जो होती है तो वो किसकी वजह से होती है, जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती है। और जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, जैसे ये सूर्य के चारों ओर जब घूमती है ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिक्रमण बोलते हैं। परिक्रमण की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, मतलब लगभग 365 दिन और 6 घंटे में जो पृथ्वी है वो परिक्रमण करती है। बहुत अच्छे से बातें आपको ध्यान में देके चलनी है। अब देखिए, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखिए, मैंने आपको अभी पहले जो बात बताई थी आपने देखा होगा। सबसे पहले देखिए मैं दिखाती हूँ, ये जैसे मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये दोनों चीज़ों पे आपको डिफरेंस करके चलना है। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा सकती हूँ। देखिए, आप ध्यान देके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये कक्षीय समतल पृथ्वी का ये है ना ये। अब देखिए, ये पृथ्वी का क्या है, अक्ष है ना, ये पृथ्वी का अक्ष। तो ये देखिए, कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि ये झुका हुआ कितना है 23.5 डिग्री, झुका हुआ 23.5 डिग्री, पर अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान दे के चलनी है। अब देखिए, वह वृत्त जो दिन व रात का विभाजन करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। जैसे कि ये देखिए, दिन जैसे सूर्य है, देखिए किरणें आ रही है सूर्य की। अब देखिए, पृथ्वी झुकी हुई है ये, लेकिन देखिए दिन और रात का विभाजन कुछ इस तरीके से हो रहा है ना, तो इसको प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान देके चलनी है। पृथ्वी की गति कहाँ पर शून्य होती है, तो ध्रुवों पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्रुवों पर क्या होता है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। आपको पता होगा, नॉर्मल सी बात है। उत्तरी अनांत और दक्षिणी अनांत क्या होते हैं, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है ना। आपने पढ़ा होगा बहुत बार, सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, उत्तरी अनांत, 21 जून को। और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसको दक्षिणी अनांत कहते हैं। आपको याद रखना, 22 दिसंबर को दक्षिणी अनांत और 21 जून को उत्तरी अनांत। जैसे कि एक बार क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है कि बताइए कि मतलब निम्न में से किस देश में जो क्रिसमस है वो गर्मियों में मनाया जाता है। तो दिया हुआ था एक ऑप्शन था हमारा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ही सही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। और देख रहे हैं आप, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, मतलब वहाँ क्या होता है, गर्मी होती है 22 दिसंबर को, है ना। तो इसीलिए 25 दिसंबर को वहाँ पर गर्मी होती है। तो गर्मी में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। आगे हम लोग देखेंगे विषुव क्या है।
तो विषुव वो अवस्था होती है जब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कब आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस दिन क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ठीक है। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, अपसौर कहलाती है। और ये किस दिन होता है, 3 जनवरी को। और दूरी वैसे पृथ्वी की कितनी है, 15, अब देखिए इसमें 15.2 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं हम, उपसौर। और ये कब होता है, 4 जुलाई को। कब होता है, 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को होता है और ये 3 जनवरी को हमारा अपसौर। तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान देके चलनी, रट लीजिए बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें समझना जरूरी है तो रटना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो फिर बेकार है आपका, फिर है ना। अब देखिए मानचित्र के बारे में हम लोग समझते हैं। पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। पता है आपको चपटी सतह पर होता है ना। अब मानचित्र का संग्रह क्या होता है, एटलस कहलाता है। पता है आपको। मानचित्र के घटक, ये क्वेश्चन इतनी बार आया है, आप अगर सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मानचित्र के घटक निम्न में से कौन सा नहीं है ना। ऐसे करके ये 4 आपको दे देगा तो बताइए कौन कौन से हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दूरी, दिशा, प्रतीक, 3 घटक होते हैं मानचित्र के, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के प्रकार, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक। जैसे कि भौतिक मानचित्र आपको पता ही होगा, प्राकृतिक आकृतियां दर्शाने वाले, जैसे पर्वत, पठार, नदियां। और राजनीतिक मानचित्र विभिन्न क्षेत्रों की सीमाएं जो दर्शाते हैं, ये सब तो आपको पता ही चल होगा। और थीमेटिक आपको और पता करना है कि जैसे विशेष जानकारियां, जैसे सड़क, रेल, उद्योग, वन, ये दिखाने वाले जो मानचित्र होते हैं। अब आपको एक और बात ध्यान रखनी, प्रधान दिग्बिंदु क्या है। जैसे ये आपको पता है कि जैसे हम ये देखें तो ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये होता है हमारा। तो इन चारों मतलब चारों मेन जो मुख्य दिशाएं होती हैं इनको ही हम लोग प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है दिक् सूचक। दिक् सूचक क्या है, दिक् सूचक एक यंत्र होता है, ये दिशा का पता लगाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये बना हुआ है। इसमें ये बस बात ध्यान देने योग्य है कि जो इसकी चुंबकीय सुई है ये हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में होती है, ये बात ध्यान रखना है। जैसे कि आपने दिशा, दूरी और प्रतीक की बात की थी मानचित्र में। अब देखो प्रतीक की यहाँ पर वर्णन थोड़ा किया गया। भूरा रंग पर्वत को दिखाता है, पीला रंग पठार को, हरा रंग मैदान को, नीला रंग जलाशय को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है उसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। देखो इसको समझाते हैं हम आपको। जैसे जिस कच्चे आरेख को बिना पैमाने के, जैसे कि मान लीजिए आप कभी बता रहे हो कि मेरा घर ये है और मेरे घर से ऐसे दाएं की तरफ मुड़ो और तो इधर से थोड़ा सा और मुड़ो तो आप देखेंगे यहाँ पर एक स्कूल है। तो आप इस तरीके से बताते हैं, मतलब इसका कोई दूरी नहीं बता रहे हैं कि यहाँ से इतने किलोमीटर उतने, आप सीधे मतलब बिना पैमाने की सहायता से बस ऐसे ही बता रहे हैं, तो इसको ही रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया, मतलब कोई छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका। जैसे घर का आप देख सकते हैं, घर का जो नक्शा होता है ना, छोटा क्षेत्र होता है उसको बड़े पैमाने में आप दिखाते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, खाका कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको लग रहा होगा ये सब तो बहुत बेकार चीज़ें हैं ना, इनसे क्वेश्चन नहीं बनते, ये क्या है खाका और ये वो, बट ऐसा नहीं है। ये सीटेट है, इसमें आपको जो बेकार लगेगा उससे ही क्वेश्चन बनेगा, आप इतना ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैंने बताया कि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पे तो ध्यान दे लेते हैं, बट आपको सीटेट में वो भी ध्यान देना है जो इम्पॉर्टेंट बहुत कम है, क्योंकि आता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे पृथ्वी के स्थल रूप। पृथ्वी के स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं, आंतरिक तथा बाह्य। 2 प्रक्रियाएं होती है, पृथ्वी के अंदर भी चल रही होती हैं क्रियाएं और पृथ्वी के बाहर भी। अब देखिए आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं नीचे धंस जाती है। अब देखिए बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार टूटने व बनने की प्रक्रिया। जो बाह्य प्रक्रिया वो स्थल, जो भी हमारा पृथ्वी का जो स्थल खंड है उसका लगातार टूटना और फिर बनना, ये सब क्या है, बाह्य प्रक्रिया के कारण। पृथ्वी की सतह का टूट कर घिस जाना
क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। अपरदन की क्रिया द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की क्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस क्रिया द्वारा फिर से निर्माण होता है? निक्षेपण की क्रिया द्वारा। ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ द्वारा होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्थलमंडल की संरचना। आप जानते हैं पर्वत, पठार, मैदान, ये सब। अब देखिए पर्वतों के बारे में हम लोग जानेंगे। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं? पर्वत। जैसे यहाँ पर एक थोड़ा 600 मीटर आया तो आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इसका शिखर क्या होता है? छोटा होता है और आधार हमारा क्या होगा? चौड़ा होगा। अब देखिए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है 8848 मीटर। कहाँ पर है? नेपाल में। अब देखिए हिमानी क्या है? पर्वतों पर जमी रहने वाली जो बर्फ की नदियाँ होती हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना बर्फ की नदियाँ वो क्या होती हैं? हिमानी। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट आपको ध्यान रख के चलने हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पर्वतों के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे वलित पर्वत, ठीक है। अब वलित पर्वत हम लोग देखेंगे। इनकी जो सतह होती है वो उबड़ खाबड़ होती है और शिखर क्या होता है? शंक्वाकार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, ये शंक्वाकार होता है। अरावली विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। आपको बहुत अच्छे से इससे बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है, ठीक है। दिल्ली के दक्षिण से गुजरात के उत्तर तक, जैसा कि देखिए आप देख पा रहे होंगे अरावली पर्वत श्रृंखला, तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। अब देखिए इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। अब देखिए अपरदन के कारण ये पर्वत श्रृंखला घिस गई है। अब ऐसे भी क्वेश्चन, क्योंकि सीटेड है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे पूछ लेगा आपसे कि निम्न में से कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो कि अपरदन के कारण बहुत घिस गई है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो आपको दोनों ही पॉइंट्स लेके चलना है ना। तो कौन सी है? अरावली। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, तो पहले कह देगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में है। दूसरा पूछ लेगा कि ये पर्वत श्रृंखला अपरदन के कारण घिस गई है। तो आपको अगर दोनों पॉइंट नहीं पता होंगे तो आप कैसे करेंगे, इसलिए मैंने ये भी लिखा हुआ है। अब देखिए अन्य वलित पर्वत कौन से? हिमालय, आल्प्स, एंडीज, अपलेशियन और यूराल। बहुत ध्यान देने वाली बात है, इससे अभी 2019 दिसंबर का क्वेश्चन बना हुआ था, तो ये आप सब रट लेंगे कि कौन कौन से वलित पर्वत और हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सब याद कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए भ्रंशोत्त पर्वत क्या होते हैं? भ्रंशोत्त पर्वत, जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? भ्रंशोत्त पर्वत का उससे क्या होता है? निर्माण। जैसे बहुत बड़ा भाग टूट के क्या हो जाए, वहीं पर स्थापित हो जाए, विस्थापित हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? भ्रंशोत्त पर्वत। इसके ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हर्स्ट, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये ऊपर उठा हुआ खंड है तो इसको हम लोग उत्खंड या हर्स्ट बोलते हैं, और नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका या भ्रंश या ग्रेबन बोलते हैं। अब देखिए उदाहरण इसका क्या है? यूरोप की घाटी, वासेजस पर्वत, सतपुड़ा घाटी और नीलगिरी श्रेणी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यूरोप की घाटी, वासेजस पर्वत, सतपुड़ा की घाटी और नीलगिरी श्रेणी। पिछली बार सीटेट में क्वेश्चन अभी आया हुआ था दिसंबर 2019 में, वासेजस पर्वत निम्न में से किन पर्वत के प्रकारों का उदाहरण है? पहले दिया हुआ था आपका ऐसे था क्वेश्चन, या फिर थोड़ा इस टाइप से था कि क्योंकि मैंने पेपर दिया हुआ था तभी ये आया हुआ था, मुझे याद है। या फिर ऐसे भी इसके किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वासेजस पर्वत भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण है ना। आगे हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत। देखिए पृथ्वी के स्थल पर ज्वालामुखी की क्रिया व उसके लावा से जिस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत
आपको ध्यान रखना है माउंट किलीमंजारो कौन सा है, ज्वालामुखी पर्वत सबसे बड़ा माउंट किलीमंजारो, जो कि तंजानिया में है, तंजानिया देश में है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, अन्य उदाहरण से कौन सा, फ्यूजियामा जापान। बहुत अच्छे से आप चीज़ों को रिवाइज करना है, आपको ये वीडियो 3 से 4 बार देखना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कितने बहुत दिन हैं आपके पास सीटेट के लिए, तो आप इसको बार बार देखिए, याद हो जाए जब तक इस बिल्कुल याद ना हो जाए, आपके बिल्कुल खून में रग रग में ना दौड़ने लगे, तब तक आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे। तभी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको कोई भी चीज़ एक बार में आप रटेंगे याद हो जाएगी। आप चीज़ें रटने से क्या मतलब, अगर आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करें वो मतलब अपने आप ही याद हो जाएंगी। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग पठार। पठार क्या है, तो स्थलखंड में ऊपर उठी व सपाट भूमि क्या कहलाती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सपाट भूमि है, ऊपर उठी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पठार बोलेंगे। ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से हजारों मीटर तक होती है। जैसे भारत का दक्कन पठार कैसा पठार है, पुराना पठार है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी भारत से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो जरूर सीटेट पूछता है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार, इसकी ऊंचाई कितनी 4000 से 6000 मीटर तक। अब एक क्वेश्चन ये बहुत बार बना हुआ है कि निम्न में से किन स्थलाकृतियों में खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, पठार, पर्वत, मैदान, और एक और दे देगा आपको कुछ भी। तो पठार में खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अफ्रीका का पठार। ये क्या है, सोने व हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये याद रखना है कि अफ्रीका का पठार किस लिए प्रसिद्ध है, सोने व हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर पठार, जो कि भारत में है, ये लोहा, कोयला, मैग्नीज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखेंगे हुंडरू जलप्रपात जो है ये कहाँ है, छोटा नागपुर पठार में है, स्वर्ण रेखा नदी पर। ये छोटा नागपुर से रिलेटेड था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, और अगर एनसीईआरटी में मेंशन है तो सीटेट जरूर क्वेश्चन उससे कहीं ना कहीं से पूछ सकता है। जोग जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक में। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ तो आप अपने राइट साइड में आप इधर देखिएगा, राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उसमें जाके आप प्लेबैक स्पीड नॉर्मल लिखी होगी, आप कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। कम करेंगे तो जो मेरी अगर ज़्यादा स्पीड लग रही होगी आपको तो सही लगने लगेगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैदान। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। 200 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं होती है इनकी। उदाहरण गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, यांगत्से नदी जो चीन में है उसका मैदान। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो वही आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सियाल, सीमा और निफे। आपने पढ़ा होगा सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे में निकेल और फेरस। जैसे कि ऐसे अगर हम लोग पृथ्वी बनाएं तो ऐसे बताया था पहले, जो इसका वर्णन पृथ्वी का हुआ था आंतरिक संरचना के बारे में, ये पुराना वर्णन है, अभी नए वर्णन की बात भी हम लोग करेंगे। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें बताया गया कि ये सियाल होता है और ये सीमा और ये निफे। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे अब ये जो नया है, अब देखिए इसमें पृथ्वी में बताया गया है कि इसमें क्या होता है, सबसे ऊपरी जो परत होती है ये परपटी होती है हमारी, ये परपटी, भूपरपटी, इसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है मेंटल। ठीक है, मेंटल जैसे आप देख पा रहे होंगे, और फिर ये अंदर वाला भाग ये क्रोड होता है। ठीक है, तो देखिए जो क्रस्ट है इनकी जो महाद्वीपों में इनकी मोटाई होती कितनी होती है, 35 किलोमीटर, और समुद्री सतह में 5 किलोमीटर, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मेंटल में क्या होता है, 29 किलोमीटर तक इनकी गहराई, 29 किलोमीटर गहराई तक क्या होता है मेंटल। और पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% भाग मेंटल होता है। आप समझ लीजिए, आप मेंटल कितना बड़ा भाग होता है ना पृथ्वी की सतह का। जो भी पृथ्वी बनी हुई है आंतरिक संरचना जैसी इसकी है। और कोर या क्रोड जो है 3500 किलोमीटर तक, और इसमें ताप और दाब बहुत ज़्यादा होता है ना। और ये पृथ्वी के आयतन का 15% भाग है। और महासागरों की परपटी मुख्यतः किससे बनी होती है, सीमा से बनी होती है। तो ये परपटी वाला पार्ट है, आप ध्यान रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे
पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक प्रकार की सेलों से बनी, जैसा कि हम जानते हैं। सामान्यतः सेल या चट्टान 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आपकी? आग्नेय होती है, अवसादी होती है और कायांतरित होती है। ठीक है, अब आग्नेय सेल क्या है या इग्नियस। अब देखिए, आग्नेय को इंग्लिश में इग्नियस बोलते हैं। ये लैटिन भाषा के इग्निस से बना है। ठीक है, इग्निस से, इसका मतलब होता है क्या? अग्नि। क्या मतलब होता है इसका? अग्नि। लैटिन भाषा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आग्नेय सेल पृथ्वी का जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार बने सेल को हम लोग आग्नेय सेल या प्राथमिक सेल बोलते हैं। अब देखिए, आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। इससे बहुत क्वेश्चन बना हुआ है, जिससे मैं कहूँ कि इससे क्वेश्चन बहुत बना हुआ है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान दे के सुनेंगे। ठीक है, जैसे अंतर्वेदी आग्नेय सेल, जब मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर गहराई वाले भाग में, मतलब पृथ्वी के अंदर ही गहराई वाले भाग में क्या हो जाए? ठंडा होकर ठोस हो जाए, तो उसको अंतर्वेदी आग्नेय सेल। लेकिन जब मैग्मा बाहर आ जाए, है ना, बाहर आके ठंडा हो और ठोस रूप धारण करे, तो उसको बहिर्वेदी आग्नेय सेल। अंतर्वेदी आग्नेय सेल का उदाहरण ग्रेनाइट है और बहिर्वेदी का बेसॉल्ट। जैसे भारत में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि भारत में जो दक्कन का पठार है वो किस प्रकार के आग्नेय सेलों से बना हुआ है? तो बहिर्वेदी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अवसादी सेलों के बारे में पढ़ते हैं। सेडिमेंट्री, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये लैटिन भाषा के सेडिमेंट्स से बना है, जिसका मतलब होता है स्थिर। तो आपको ये ध्यान रखना है। जीवाश्म सेल इसमें क्या होती हैं? पाई जाती हैं, है ना, और आग्नेय सेलों में नहीं पाई जाती हैं। जीवाश्म सेल इसको कहते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, है ना। जीवाश्म आप जानते हैं ना, पेड़ पौधे, ये जो बहुत इनके जो दबे हुए अवशेष होते हैं बहुत पुराने, है ना, उनको ही जीवाश्म हम लोग बोलते हैं। पेड़ पौधे और मनुष्य, जीव जंतु, इन सब के जो। अब देखिए, पृथ्वी में जब सेल एक दूसरे से टकराकर टुकड़ों में टूटते हैं, तो ऐसे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जब ये अवसाद हवा, जल व मानवीय क्रियाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया से अवसादी सेल का क्या होता है? निर्माण, है ना। जो टुकड़ों में टूटते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। और जब ये अवसाद हवा, जल, पानी, मानवीय क्रियाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे, तो इससे किसका? अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसीलिए इसमें क्या होते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। उदाहरण बलुआ पत्थर, ईंधन, कोयला, चूना पत्थर। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे हम लोग आते हैं कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल। ये क्या है? अब देखिए, कायांतरित या रूपांतरित सेल को इंग्लिश में मेटामॉर्फिक बोलते हैं। मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड जो मेटामॉर्फिक है, ग्रीक वर्ड मेटानोफोज, है ना, इससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है रूप परिवर्तन। इसको जरा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है। मैं अभी देखती हूँ उसको। आगे आप देखिए, जब स्थल मंडल में आग्नेय सेल व अवसादी सेल व उच्च ताप व दाब के कारण परिवर्तित होते हैं, तो उसे कायांतरित सेल का निर्माण होता है। ठीक है, जब स्थल मंडल में आग्नेय सेल व अवसादी सेल उच्च ताप व दाब के कारण क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं, तो उससे कायांतरित सेल का निर्माण होता है। अब देखिए, सेल चक्र होता है। आग्नेय सेल से ही अवसादी सेल का निर्माण होगा, और आग्नेय और अवसादी से क्या होगा? कायांतरित सेल, और फिर कायांतरित सेल से ही फिर आग्नेय सेल। तो इस तरीके से एक चक्र चलता है। तो आपसे पूछा, मतलब इससे क्वेश्चन बना हुआ है एक बार, अभी शायद दिसंबर 2019 वाले पेपर में ही आया हुआ था, कि क्या मतलब सेल जो है क्या ऐसा ही है कि आग्नेय से ही अवसादी बनेंगी या अवसादी से आग्नेय बनेंगी, और फिर मतलब इनका कोई एक चक्र नहीं है, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चक्र होता है पूरा। ठीक है, कुल मिला के उसका मतलब यही था कि वो आपको चक्र वाला जो पॉइंट है उससे आपको हटा रहा था क्वेश्चन, कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। एक चक्र में इनका निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण है कायांतरित सेल का संगमरमर। विश्व की सबसे गहरी खान, आपको ध्यान रखना है, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है, और इसकी गहराई कितनी है? लगभग 4 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर। मन हो तो याद रख सकते हैं, वैसे इतने ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आते नहीं हैं। अब देखिए, भूकंप के अध्ययन शास्त्र को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, सिस्मोलॉजी कहते हैं।
और इसको जो भूकंप मापने का यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफ या भूकंप मापी कहते हैं। ठीक है, सिस्मोस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भूकंप। भूकंप का केंद्र, तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी केंद्र और अभी मैं अधिकेंद्र की बात करूंगी तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो भूपृष्ठ में स्थित वह बिंदु जहां से भूकंप प्रारंभ होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, भूकंप का केंद्र। उसकी गहराई सामान्यतः 60 किलोमीटर। तो इतना आपको ध्यान रखना है, गहराई में होता है जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है। जैसे आप जानते हैं भूकंप ऐसे तरंगों में उठता है, ऐसे तरंगे होती, तो ये जो बिंदु है ना, लगभग इसकी गहराई 60 मीटर होती है, ये हमारा केंद्र होता है। लेकिन भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर जो पृथ्वी के धरातल पे जो स्थान होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। सबसे अधिक नुकसान क्या यही होता है, सबसे अधिक नुकसान यही होता है। ठीक है, भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, P, S और L। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाना है और ना ही डीपली दिया हुआ है एनसीईआरटी में। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, जानवरों का व्यवहार देखकर, तालाब में मछलियों की उत्तेजना देखकर, और सांप अगर धरातल पर आने लगे तो ये भी भूकंप का ही एक अनुमान माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा भूकंप आने का एक क्या बोलते हैं लक्षण नहीं है, तो ऐसे दे सकते हैं आपको 3 ऑप्शन। तो इसलिए आपको ये बात सीटेट और टेट के लिहाज से ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपसे बोला है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना होगा। अब देखिए, भूकंप की तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल में मापा जाता है। ठीक है, रिक्टर स्केल में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी। अब देखेंगे ज्वालामुखी, जैसे आप देख पा रहे हैं ये ज्वालामुखी है, और देखिए ज्वालामुखी का ये जो मुंह होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर। क्या बोलते हैं, क्रेटर। लिखा है भूपर्पटी पर खुला वह छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ, जलवाष्प, गैसें आदि निकलती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। देखिए, मैग्मा जो होता है पृथ्वी के अंदर, जो मैग्मा होता है वो अधिक ताप व दाब में बाहर आ जाता है, और जब ये बाहर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखा है समयांतराल के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। देखिए, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, स्ट्रोम्बोली। कौन सा है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, मैंने आपको पहले बताया, किलिमंजारो तंजानिया में है जो। अब देखिए, भारत का ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कौन सा, बैरन द्वीप। इससे भी क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस और एटना। ये तीनों ज्वालामुखी कहाँ पर है, इटली में है। कहाँ पर है, इटली में। ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस और एटना। आगे हम लोग देखें क्राकाटोआ कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। मेयान माउंट ताल, मतलब मेयान, ये से भी कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, ये फिलीपींस में है। फ्यूजियामा कहाँ पर है, जापान में। माउंट एरबस अंटार्कटिका में है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में। मोनालोवा हवाई द्वीप में है, और पोपा म्यांमार में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजल जलप्रपात है। कहाँ, कौन सा है, एंजल जलप्रपात, और ये वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे कनाडा व अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित जलप्रपात है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो देश है, इनकी सीमा पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं और आपको याद करना है। ठीक है, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्गों में, जब नदी ऐसे मैदानी प्रदेश में जो प्रवेश करती है तो ऐसे मोड़दार जो है वो मार्गों में बहने लगती है। इसको ही क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्प।
इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या बोलते हैं, विसर्प कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नदी अपने मुख्य बिंदु से समुद्र तक पहुंचते पहुंचते अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वितरिका, मतलब कई सारे धाराओं में ऐसे विभाजित हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। नदी का मुहाना क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि मुहाना मतलब जहाँ से नदी निकलती, क्या उसको मुहाना बोलते हैं, नहीं। नदी का समुद्र से मिलने से पूर्व तटीय स्थली भाग, मतलब नदी जब समुद्र से मिलती है तो उसके पहले का जो स्थलीय भाग होता है वो मुहाना कहलाता है, ठीक है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है ना। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, भारत में। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है, और ये कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। आगे हम लोग देखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ कौन सी है, नील नदी, जो कि कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। कौन सा कैसा महाद्वीप है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है ना। कर्क रेखा इसके क्या है, मध्य से गुजरती है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कर्क रेखा देखिए इसके मध्य से गुजरती है। और कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इधर यूराल पर्वत है, तो ये जो यूराल पर्वत है ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भूभाग है वो यूरेशिया कहलाता है, और इसमें विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, और इसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। ये एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। एशिया के बाद जो दूसरा नंबर आता है आकार में वो अफ्रीका महाद्वीप का आता है। ये स्थल का लगभग 20% भाग है। इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं, और पृथ्वी की तीनों अक्षांश रेखाएं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया है कि कौन से महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं कर्क, विषुवत और मकर गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से बिल्कुल भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा, वो भी यहीं अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट हमारा है उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जो स्थल संधि है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जो उत्तरी, देखिए स्थल संधि क्या होता है, स्थल का एक सकरा सा भाग होता है ना, जो दो बड़े भागों को जोड़ता है। तो जो स्थल संधि है वो कौन सी, पनामा स्थल संधि, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है पनामा स्थल संधि। अब देखिए एशिया का लगभग आधा, क्या है, एशिया का ये लगभग आधा है। कभी कभी कंपैरिजन में पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन, मैंने बोला अगर एनसीईआरटी में कुछ भी मेंशन है तो सीटेट कहीं से भी उसको पूछ सकता है, ठीक है। तो एशिया का ये लगभग आधा भाग है और यूरोप का 2.5 गुना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो 5 झीलें हैं बहुत फेमस हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ह्यूरॉन और ओंटारियो, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका, ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज, है ना, वो इसी महाद्वीप में फैली हुई है, ठीक है। कैसी, उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 ही ऐसे देश हैं जो ब्राज़ील सीमा नहीं बनाते, क्योंकि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें ब्राज़ील जो है वो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा देश है, और मतलब लगभग सारे ही देश ब्राज़ील से सीमा बनाते हैं, सिर्फ 2 देशों को छोड़ के, वो हैं चिली और इक्वेडोर। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी व क्षेत्रफल वाला मैंने बता दिया ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे यूरोप के बारे में जानते हैं। ये सभ्यता व संस्कृति व उद्योग धंधे की दृष्टि से सबसे प्रगतिशील महाद्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से होकर गुजरता है, आपको मैंने बताया है आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप, ये गतिशील महाद्वीप है और इसे कहते हैं गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है और श्वेत महाद्वीप भी, इसके दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है।
आगे हम लोग देखेंगे दक्षिणी ध्रुव पर, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, यहाँ दक्षिणी ध्रुव, ये ध्रुव के पर फैला हुआ है, ठीक है। और अंटार्कटिका पर भारत के जो शोध केंद्र हैं, वैज्ञानिक शोध केंद्र, ये आपको ध्यान रखने हैं। बहुत सारे देशों ने स्थापित किए हुए हैं, भारत के भी हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये तीनों आप नाम याद कर लीजिए, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों वैज्ञानिक शोध केंद्र अंटार्कटिका में है, ठीक है। क्या आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, वैसे अगर क्षेत्रफल के आधार पर बताएं तो 5वां नंबर अंटार्कटिका का आता है 7 महाद्वीपों में। लेकिन अंटार्कटिका में कोई, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ कोई भी क्या है, निवास करने योग्य नहीं है। तो इसलिए हम लोग, आपने देखा हो कई बुक्स में यूरोप को 5वां जो है महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर कहा जाता है। तो हाँ, दोनों ही बातें सही हैं। आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि द्वीप तो आप जानते हैं ना क्या होता है, वह स्थल जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप और ओशियाना द्वीप भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रायद्वीप क्या होता है, वह स्थल जो 3 ओर समुद्र से घिरा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जलमंडल क्या है। जलमंडल तो पृथ्वी का 71% भाग जल है। इससे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पृथ्वी का कितने भाग, जैसे आपसे बोल दिया जाए 2/3 भाग, या फिर आपसे बोल दिया जाए 3/4 भाग, तो आपको हमेशा 3/4 भाग पे करना है, ठीक है, क्योंकि लगभग 75% होता है और 75% का मतलब 3/4, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका जो 97.2% जो भाग है वो महासागरों में है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। आप देखिए, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ होती, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महासागरीय जल की निम्न में से कौन कौन सी गतियाँ हैं, आपको 4 ऑप्शन देगा, या कौन सी गति नहीं है, तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो गलत होगा। तो तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं आपको ध्यान रख लेनी है। अब देखिए, 5 महासागर कौन कौन से, प्रशांत, अटलांटिक, इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर, सदर्न ओशियन मतलब दक्षिणी महासागर और आर्कटिक ओशियन। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने इसे इंग्लिश में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसकी एक ट्रिक है। देखिए, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन ओशियन, फिर सदर्न ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने ट्रिक लिखी हुई है, पैसा मतलब पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए ट्रिक हो गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं, सबसे बड़ा जो हमारा पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर है, तो ये सबसे बड़ा महासागर है। पहली बात तो ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, ठीक है, जो भी जल वाला भाग है तो ये इसके 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो कि मेरियाना गर्त है वो इसी महासागर में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आकार लगभग वृत्ताकार है। कैसा है इसका आकार प्रशांत महासागर का, लगभग वृत्ताकार है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे अटलांटिक महासागर में। देखिए, अटलांटिक महासागर जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्या है ये, महासागर। ये थोड़ा सा इधर एरर है, मैं इसको करेक्ट करके ही PDF डालूंगी, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। आपको वीडियो अपलोड होने के आधा 1 घंटे बाद आपको PDF मिल जाएगी, क्योंकि अगर थोड़ी सी एरर है तो मैं उसे सही कर लूँगी, जो भी टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। कैसा महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त, ये ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है कई बार कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर। अब देखिए, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था दिसंबर 2019 वाले पेपर में, और उसके पहले भी रिपीट हो चुका है कि बताइए कि मतलब अटलांटिक महासागर जो है वो पोताश्रयों व पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति कैसे उपलब्ध कराता है, क्या इसकी मतलब विशेषता है जिसके कारण जो ये आदर्श स्थिति उपलब्ध करा पाता है। तो इसका आंसर था कि जो इसकी तट रेखा है वो कैसी है, बहुत दंतुरित है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको हो सकता है सब चीज़ें लग रही हो कि हाँ ये पॉइंट नहीं, पर मैंने लिखा हुआ है तो आपको मानना पड़ेगा कि क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर ये सब पढ़ के और फिर आप लगाइएगा जरा प्रीवियस ईयर, आपको खुद अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा।
अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्यूर्टो रिको। कौन सा है? प्यूर्टो रिको। तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व प्रसिद्ध जो बरमूडा ट्रायंगल है वो कहाँ पर है? यहीं पर है, अटलांटिक महासागर में। इसका आकार जो है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है हिंद महासागर। ठीक है, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। किसका? हिंद महासागर का। और ये आगे हम लोग बात करेंगे दक्षिण महासागर की, सदर्न ओशियन की। ये क्या है? अंटार्कटिका के चारों ओर से घिरा महासागर है। किसका? अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है हमारा, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ दक्षिण ध्रुव के आसपास, यहीं पर इसी के चारों ओर से कौन सा घेरे हुए दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरी ध्रुव पर स्थित महासागर कौन सा है? यहाँ ऊपर ये आर्कटिक महासागर है। और बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? कई बार आया है, बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो आपको ध्यान रखना है आर्कटिक और प्रशांत महासागर। आप ऐसे याद रख सकते हैं एपी। तो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जो कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने बताया कि स्थल संधि क्या होता है? स्थल का सकरा भाग होता है जो दो बड़े, क्या बोलते हैं, दो बड़े स्थल खंडों को आपस में जोड़ता है। ऐसे ही जो जल संधि है, संधि का मतलब आप जानते हैं जोड़ना, और जल संधि मतलब जल का कोई ऐसा भाग जिससे दो बड़े जलाशय मिल रहे हो, तो उसको जल संधि बोलेंगे। तो वो जो बेरिंग जल संधि वो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वायुमंडल। देखिए वायुमंडल का यहाँ पर संघटन दिया हुआ है कि वायुमंडल जैसे नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन 0.04% लगभग होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे मोटा मोटा आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे कि आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में कि वायुमंडल में कौन सी ऐसी दो गैसें हैं जो लगभग 99% पार्ट कवर करती हैं। तो देखिए कौन सा है वो? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसे पार्ट्स में दिया होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है पौधे नाइट्रोजन सीधे वायु से नहीं लेते। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन, भाई देखिए पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधे डायरेक्ट नहीं लेते हैं। कैसे लेते हैं? वो जो मिट्टी है और जो कुछ पौधों की जड़ों में जो रहने वाले जीवाणु होते हैं वो हमारे वायु से नाइट्रोजन ले लेते हैं, है ना, और फिर उससे ही क्या पौधे ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, मैंने बताया है कि सीटेट में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स कैसे भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं आपके सामने, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें जो पौधे होते हैं वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये बात मैंने लिखी नहीं है क्योंकि ये बात नॉर्मल है, ये आपको पता ही होगी। नेक्स्ट हम लोग आएंगे वायुमंडल की संरचना पे आते हैं। अब हम लोग वायुमंडल जो है पांच परतों में, जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो इस तरीके से 5 परतों में लगभग इसे माना गया, विभक्त किया गया। अब देखिए क्षोभ मंडल क्या है। ये सबसे निचली परत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे निचली परत है और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ऑक्सीजन जो है इसी परत से प्राप्त होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मौसम संबंधी घटनाएं, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जो मौसम संबंधी घटनाएं कौन कौन सी, जैसे बादल, वर्षा, कोहरा, बादल फटना, ओलावर्षण, जो भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश में भी इनके नेम याद कर लेने हैं। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि कभी कभी वो क्या होता है इंग्लिश में ऐसे लिख देगा ट्रोपोस्फियर, है ना, तो आपको इंग्लिश में भी इनके नेम याद कर लेने हैं। ठीक है, अभी मैं जो PDF है इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में भी नेम डाल दूंगी, तो फिर आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है,
आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग जो हमारा आएगा कौन सा, समताप मंडल, उसको देखते हैं। देखिए समताप मंडल जो ये क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग है, आपको पता है लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ठीक है। अब ये इससे क्वेश्चन बनता है कि वायुयान परिवहन के लिए जो ये मंडल है वो आदर्श स्थिति उपलब्ध कराता है। आगे हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि ओजोन परत, जो ओजोन लेयर है हमारी, वो किस मंडल में है ना, वायुमंडल की किस परत में है। तो आपको ध्यान रखना है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर इसको बोलते हैं, आपको वो भी ध्यान रखना है। तो ओजोन परत, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और मैं अगर जिस पे भी फोर्स करूँ तो मैं बिल्कुल उसका कोई तथ्य होगा तभी मैं उसका फोर्स कर रही हूँ, ओके। तो आपको बिल्कुल ध्यान रख के चलना है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है, किसके कारण होता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस आपको पता होंगी कौन कौन सी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, इस तरीके से। तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। जलवाष्प भी होता है हमारा। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या होता है, किस इसका कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है आपको पता होगा, पृथ्वी के तापमान का निरंतर बढ़ना, है ना, क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होती है, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं ये क्या होती हैं, वापस नहीं जा पाती। ग्रीन हाउस गैस उनको क्या कर लेती हैं, सोख लेती हैं एक तरीके से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए वृक्षारोपण सबसे सरल उपाय है ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को रोकने का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने मध्यमंडल पे, मीजोस्फीयर बोलते हैं इसे। समताप मंडल के ठीक ऊपर स्थित होता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और उल्कापिंड इसी परत में आकर जलकर राख हो जाते हैं। ऐसा आपको पता है, पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, है ना। क्षोभ मंडल का मैंने कितना बताया था आपको, 13 किलोमीटर औसत है इसकी, 50 किलोमीटर, इसके 80 किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग आएंगे बाह्य वायुमंडल। आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है बाह्य वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल से, ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, बाह्य वायुमंडल, आयन मंडल और तापमंडल तीनों ही इसको बोलते हैं, ठीक है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ है। इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो है रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं, जिसके कारण जो संचार व्यवस्था है वो उपलब्ध हो पाती है। और इस परत में ऊंचाई में बढ़ने पर क्या होता है, ताप बढ़ता है। सभी प्रकार के कृत्रिम उपग्रहों का संचालन कौन सी परत से होता है, बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल या तापमंडल, तीनों एक ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं सब एनसीईआरटी के नोट्स में एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, तो आप इस बात से तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि कुछ भी आपका मतलब इधर उधर के सोर्सेज होंगे या गलत सोर्सेज होंगे। आपको मेरे चैनल में कभी भी गलत सोर्सेज से कोई भी वर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है सीटेट और मैं भी पढ़ाई करती हूँ। तो मेरा भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी वो यही थी, जो कंटेंट मटेरियल जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग है ना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत दी हुई हैं। तो मैंने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया और वो गलतियाँ मेरे में आपको तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहिर्मंडल क्या है। बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल में आपको फ़र्क करके चलना है, ठीक है। बहिर्मंडल ये सबसे बाहरी परत है, क्या है ये, सबसे बाहरी परत है, सबसे ऊपरी परत। और हीलियम व हाइड्रोजन गैस यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं, सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक मिल रही होगी, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मैं अभी इसको करेक्ट करके ही आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगी, ओके। तो आपको चीज़ें समझने पे ध्यान देना होगा, आपको कंटेंट पे ध्यान देना होगा, क्योंकि पूरी NCERT मैंने बहुत मेहनत से टाइप किया है बहुत, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको क्या बोलते हैं, आतपन बोलते हैं। ये बहुत बार आया, सूर्यतपन भी कहीं कहीं लिखा हुआ है ना, तो ये कई बार आया कि सूर्यतपन क्या है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो कुछ नहीं है, जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है
उसको ही बोलते हैं सूर्य तपन। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो आतपन है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा सीधी यहीं पर पड़ती हैं। उसके बाद ध्रुवों में जाने पर ये क्या हो जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, अब देखिए ताप को मापने की जो मानक इकाई है वो डिग्री सेल्सियस है, और इसका किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब जो है वो तेजी से गिरने लगता है ऊपर की ओर जाने पर। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकती है आपको। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ठीक है, समुद्र स्तर पर क्या होता है, वायु दाब सर्वाधिक होता है। आपको ऑप्शन में दे देगा कि कहाँ पर वायु दाब जो है वो सर्वाधिक होता है, तो समुद्र स्तर पर। ठीक है, वायु दाब सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या होता है, गमन करता है। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पवन होती है या हवा होती है वो क्या होती है, वो यही होती है कि जब भी मतलब जो वायु है, वायु का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या होता है, गमन करना ही क्या होता है, पवन कहलाता है। अब देखिए पवन 3 प्रकार की होती है, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। स्थायी पवन क्या होती हैं, ये वर्ष भर निश्चित दिशा में, इनकी एक निश्चित दिशा होती है उसमें चलती हैं, जैसे व्यापारिक पवन और पूर्वी पवन, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मौसमी पवनें क्या होती हैं, विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा ये बदल लेती हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो निश्चित दिशा में चलेंगी वो स्थायी पवनें, और मौसमी पवनें मौसम के अनुसार बदल जाएंगी, जैसे भारत में मानसूनी पवन। स्थानीय पवन एक स्थान विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, वर्ष में या दिन में किसी विशेष समय में चलती हैं, जैसे स्थल व समुद्री पवन और लू। तो ये आप इससे बहुत भली भांति परिचित होंगे और आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे आर्द्रता क्या है, ह्यूमिडिटी आपको पता होगा। वायु में किसी भी समय जो भी जलवाष्प की मात्रा है ना, उसको क्या बोलते हैं, आर्द्रता। जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्द्र दिन। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होती है उसको आर्द्र दिन बोलते हैं, या इस तरीके से बन सकता है कि आर्द्र दिन क्या है। तो आपको ध्यान रखना है जब जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी वायुमंडल में। अब देखिए क्रिया विधि के आधार पर वर्षा के प्रकार अब बताए गए हैं, 3 होते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला जो है हमारा संवहनीय वर्षा, ये क्या है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जब पृथ्वी का धरातल बहुत गर्म हो जाता है तब पवनें क्या होता है, गर्म होकर ऊपर उठती हैं। तब पवनें क्या होता है, गर्म होकर ऊपर उठती हैं। देखिए जैसा आप देख रहे हैं पृथ्वी का धरातल बहुत गर्म हो गया है, तो पवनें गर्म होकर क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी। तो अधिक ऊंचाई पर जाकर ये क्या होती हैं, पवनें संतृप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती हैं। फिर क्या हो जाता है, वहीं पर वर्षा हो जाती है, वर्षा। इस प्रकार की वर्षा विषुवतीय प्रदेश, डोलड्रम, शांत पेटी में होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो विषुवतीय प्रदेश क्या है आपका ये, और इसी के आसपास 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में ये जो क्षेत्र है इसको डोलड्रम या शांत पेटी कहते हैं। यहाँ पर इस तरीके की वर्षा होती है क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्वतीय वर्षा क्या है। जब जलवाष्प वाली गर्म वायु, ठीक है, जब जलवाष्प वाली गर्म वायु किसी पर्वत या पठार से टकराती है तो संतृप्त होने लगती है। ठीक है, जब गर्म वायु किसी पर्वत या पठार से टकराएगी तो संतृप्त होने लगेगी। तो इस तरीके से जो वर्षा होगी वो पर्वतीय वर्षा कहलाती है, और संसार के अधिकांश क्षेत्र में जो वर्षा है वो इसी रूप में होती है। आगे हम लोग देखेंगे चक्रवाती वर्षा। इस प्रकार की वर्षा मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय, अब आपसे पूछ लेगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है, तो आपको ध्यान रखना है चक्रवाती वर्षा। ठीक है, चक्रवाती वर्षा। अब देखिए पृथ्वी के पानी में लवणता अधिक है। अब जो पृथ्वी का जो पानी महासागरों में उससे लवणता अधिक है। अब आप कहेंगे लवणता क्या है, तो लवणता है 1000 ग्राम जल में नमक की मात्रा। ये आपको ध्यान रखना है। महासागरों की जल की लवणता कितनी है, लगभग 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। ये आपको सब जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो याद करके चलनी है। इजराइल के मृत सागर की लवणता कितनी है, 340 ग्राम प्रति लीटर। इसीलिए जो मृत सागर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मृत सागर में या डेड सी में
जो लोग हैं वो लेटते हैं तो वो तैरते क्यों हैं? तो इसलिए तैरते क्योंकि उसमें लवणता मतलब बहुत ज़्यादा है, नमक की मात्रा, इसलिए लोग डूबते नहीं, तैरते ही रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महासागरीय परिसंचरण, मतलब महासागर की गतियों के बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, 3 प्रकार की, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। तो बस उनके ही बारे में ये है। तरंगे क्या है? जब समुद्री सतह पर पवन बहती है ना, हवा चलती, तो तरंगे उत्पन्न होती है ना। समुद्री सतह पर जब हवा चलेगी तो ऐसे तरंगे क्या होंगी? उत्पन्न होंगी। 5 मीटर तक की ऊंचाई के विशाल ज्वारीय तरंगे उठती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुनामी बोलते हैं। जब यही तरंगे क्या 5 मीटर तक उठ जाती हैं तो इसे हम सुनामी बोलते हैं। सुनामी कैसा? जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। ये किस भाषा का शब्द है? जितना भी मैंने लिया हुआ है ये सब एनसीईआरटी से लिया हुआ है और क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुनामी आने का प्रथम संकेत यह है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगते हैं। जो तटीय क्षेत्र होता है ना, तटीय क्षेत्र तो आप जानते हो है ना, नहीं जानते तो मैं बता रही हूँ। तो तटीय क्षेत्र का मतलब होता है कि कोई भी जो समुद्र या जो महासागर या कोई भी है, तो जो भी स्थल का भाग होता है जहाँ से डायरेक्ट ये सागर दिखता है, महासागर हमें दिखता है, तो वो क्या होता है? तटीय क्षेत्र होता है, तट है ना। जैसा कि आप देखे होंगे इस साइड हम लोग का केरल है ना, इधर ये, तो ये सब इधर गोवा, तो ये सब इधर ये जो तटीय क्षेत्र है, इधर मुंबई, तो ये सब तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है, तो तटीय क्षेत्र क्या है? तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आएगी यहाँ पर और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने इसलिए लिखी हुई है क्योंकि आपसे सीटेट में क्वेश्चन ऐसा पूछता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अभी कथन दे दिया, आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए, अब तक का विशाल सुनामी कितना मापा गया है? 150 मीटर। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से चलती हैं, आप समझ लीजिए। आप भारत व हिंद महासागर में क्षेत्र में कौन सी सुनामी आई थी? 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी भारत और हिंद महासागर क्षेत्र में। ये सुनामी का जिक्र आपको याद होगा, मैंने जब पढ़ाया था EVS तो उसमें भी सुनामी का जिक्र हुआ था, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी में सुनामी का बहुत जिक्र हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा देखेंगे। अब देखिए, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। जो महासागरीय जल होता है वो नियम से क्या होता है? एकदम से उठता है और फिर गिरता है, तो उठने को हम लोग ज्वार और नीचे जाने को भाटा बोलते हैं। सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? ज्वार भाटा आता है ना। ज्वार भाटे किसके? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य और चंद्रमा की, अगर मेनली हम कहें तो चंद्रमा की। आगे हम लोग देखेंगे पूर्णिमा व अमावस्या पर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, है ना। ऐसे एक सीध में होते हैं पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, तो इस सीध में होते हैं तब सबसे ज़्यादा मतलब उच्च ज्वार, बहुत ऊंचे ज्वार आते हैं। और जब चांद अपने प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में, मतलब कि जब इस तरीके का कुछ एंगल बन रहा हो, इस तरीके का है ना, ऐसे करके, तो तब लघु ज्वार आएंगे। ठीक है, तब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत महासागरीय जल में पड़ता है, तब निम्न ज्वार। आपको इतना बस ध्यान रखना है, इस ज्वार को लघु ज्वार भी बोलते हैं। उच्च ज्वार नाव संचालन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। उच्च ज्वार जो है वो नाव संचालन और मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ज्वार भाटा का उपयोग कई स्थानों पर विद्युत ऊर्जा उत्पादन में भी किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं महासागरीय धाराएं। तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से जो बहने वाली धाराएं होती हैं एक निश्चित दिशा में, उसको क्या बोलते हैं? महासागरीय धाराएं। ये सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं, ठंडी और गर्म। ठीक है, जब देखिए आपको मैंने, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि भूमध्य रेखा क्या है, ध्रुव क्या है। तो जब जो धाराएं हैं वो भूमध्य से ध्रुवों की ओर चलती हैं तो वो सामान्यतः कौन सी धारा होती है? गर्म जल धारा। और जब ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर चलेंगी तो वो कौन सी होंगी? ठंडी जलधारा, है ना।
देखिए कॉमन सी बात है कि भाई देखिए यहाँ पर भूमध्य के पास में जो एरिया होता है, मैंने बताया बहुत गर्म होता है, तो जब गर्म से ध्रुवों की ओर चलेंगे तो भाई साफ सीधी बात गर्म जलधारा होगी, और जब ध्रुव से यहाँ इधर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर चलेंगी तो साफ सीधी बात ध्रुव से चल रही हैं तो ठंडी जलधाराएं होंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब देखिए ठंडी और गर्म जलधाराएं जहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, जैसे ये धारा ठंडी और गर्म जलधाराएं जहाँ पर मिलेंगी वो सर्वोत्तम मत्स्य पालन क्षेत्र होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मछलियों के प्रजनन के लिए बहुत आदर्श स्थिति उपलब्ध कराता है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, इससे बहुत क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जापान का जो पूर्वी तट है और उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है वो मत्स्य पालन के लिए आदर्श क्षेत्र है। तो इसका जिक्र हुआ था एनसीईआरटी में, तो मैंने लिया हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट ये देखिए कुछ धाराओं के नाम दिए हुए हैं, हम्बोल्ट, फॉकलैंड, वेनेजुएला, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, लेब्राडोर, ओयोशियो, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का, ब्राजीलियन और क्यूरोसियो। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये आपको धाराओं से क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तो आपको ये बातें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो और जो नेक्स्ट पार्ट है वो लाऊं और आप उससे लाभान्वित हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करती है और मुझे मोटिवेट करती है कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।